हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अभी आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या फिर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इस साल एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है जो कि दी है यूपीएससी ने। ईपीएफओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक फॉर्म आप सभी को आई एम श्योर पता होगा, पीए का जो है यहाँ पर फॉर्म निकला है। ये कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए? अब आई एम श्योर अगर आप ये सेशन ले रहे हैं तो आप किसी ना किसी इन दो कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। या तो आपने अभी अभी कॉलेज अपना पास आउट किया होगा, अभी अभी आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई होगी, या फिर ऑलरेडी आप किसी और बैंकिंग एग्जाम की, एसएससी की या किसी भी और दूसरे एग्जाम की, हो सकता है यूपीएससी के ही किसी पेपर की तैयारी कर रहे हूं। अगर आप इन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए है। आप ध्यान से सुनिएगा। इस एग्जाम के बारे में मैं सारी चीजें आपको बताने वाली हूं। अड्डा 24/7 आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम पिंकी है। करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं आपकी लेती हूँ यहाँ पर। शुरू करने से पहले सेशन एक बार आप फटाफट अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता हम फ्री में बहुत सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर लेकर आएंगे। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल्सो अड्डा 24/7 का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां भी हम डेली बहुत सारे एमसीक्यूज डालते हैं जो आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ, जो कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मैं अपना टेलीग्राम यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। मेरा टेलीग्राम जब आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी पेपर को लेकर कुछ भी आपको पूछना है, करंट अफेयर को लेकर आपको कुछ भी पूछना है, तो वहाँ पर आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है। जब आप टेलीग्राम में जाके ये टाइप करेंगे PINKY पिंकी CA यानी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये जब आप टाइप करेंगे 10,000 के आसपास इसमें लोग हैं। ये वाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपकी यहाँ पर सारी क्वेरीज हैंडल करती हूँ। आप यहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं। क्या है ये अपॉर्चुनिटी? आई एम श्योर आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा जहाँ पर आपकी यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज, पीए के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें आपके 132 सीट है, EWS 832, OBC 87, SC 48, ST 24। आप अकॉर्डिंगली अपना जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपका कैटेगरी है, उसी हिसाब से आप अपनी यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है जी। 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा जो आपका पे होगा। 30 ईयर आपकी एज है यहाँ पर। आप 30 साल आपकी जो है एक लिमिट दी हुई है, 30 साल। आई एम श्योर अगर आप अभी कॉलेज ग्रेजुएट हुए हैं तो आपके पास अच्छा खासा भी टाइम है। अगर आप किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो और भी आपको रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा। जैसे ओबीसी में आपको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST में आपको 5 साल और मिलता है, और अगर आप PWBD से हैं तो फिर आपको 10 साल और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसा कि मैंने बोला, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है। देखिए आजकल बहुत कम ऐसे एग्जाम होते हैं। अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली सेबी का भी फॉर्म निकला है, ईपीएफओ के आसपास ही सेबी भी निकला है, बट उसमें हमें मास्टर्स चाहिए, और अगर बैचलर्स मांगी भी हुई है तो उसमें बहुत स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर आपको मास्टर्स, जहां पर आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, तो वो बहुत कम लोगों की मिलती है। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहां पर हमें सिर्फ एक डिग्री मांगी हो कि जी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 100% आपको भरना चाहिए। अब एक और रीज़न है इस चीज़ का, इस फॉर्म का भरने का। जब भी आप किसी एग्ज़ाम के बीच में कंफ्यूज होते हो कि मैं ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं, देखिए आई एम श्योर आपके यहाँ पर आप 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, जिसने अभी अभी या तो कॉलेज पास आउट किया होगा, ठीक है, और वो सोच ही रहा होगा कि क्या मुझे पेपर, कौन सा पेपर अभी देना चाहिए, है ना। या फिर ऑलरेडी एक बच्चा है जो या तो किसी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी SSC के पेपर की तैयारी कर रहा है। रेगुलेटरी भी बैंक में ही आ जाता है। रेगुलेटरी जैसे RBI, नाबार्ड वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, सेबी वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कंफ्यूज होंगे कि ईपीएफओ भी साथ के साथ हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप अगर कॉलेज पास आउट हैं तो आप थोड़ा सा बैठिए, ये सोचिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, कौन से फील्ड में आपको जाना है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आपको यूपीएससी के ही सारे एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, चाहे वो ईपीएफओ हो या और भी जितने भी एग्जाम्स हैं।
तो ये तो आपके लिए परफेक्ट मौका है। और पेपर भी जुलाई में है, यानी हमारे पास उतना समय भी है कि हम अगर आज भी पढ़ना शुरू करें तो हम आराम से सिलेबस पूरा कर लेंगे, MCQs प्रैक्टिस कर लेंगे और हम ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मैं अभी सेशन के एंड में आपको बता दूंगी। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, SSC, रेगुलेटरी, UPSC, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस को खोलना है। ठीक है, जो हमारा EPFO PA का जो सिलेबस दिया हुआ है और जो आप ऑलरेडी जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, दोनों सिलेबस को अपने टेबल के सामने रख दीजिएगा और दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि अच्छा इसमें भी रीजनिंग है, इसमें भी रीजनिंग है, इसमें भी करंट अफेयर्स है, इसमें भी करंट अफेयर्स है, इसमें भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसमें भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इस तरीके की सिमिलैरिटीज ढूंढिएगा और उसके बाद डिफरेंसेस ढूंढिएगा कि अच्छा इसमें मेरे को अलग से, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप सेबी दे रहे हो, मान लीजिए अच्छा इसमें मुझे कॉस्टिंग पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, EPFO में वो नहीं पढ़ना है। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस एक पेज पे लिख लीजिए कि ये सिमिलर चीजें हैं जो मैं दूसरा एग्जाम दे रहा हूं उसमें जो पढ़नी है, और ये डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी और उससे क्या होगा कि जो सिमिलर चीजें हैं उन पे आपको कम ध्यान देना पड़ेगा, बस आपको जो डिफरेंट चीजें हैं जो आप किसी और एग्जाम में भी पढ़ना है आपको, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बैंक का एग्जाम और UPSC के एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो सकता है। उसके लिए हम कुछ MCQs जो है वो प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके MCQs भी आपको प्रैक्टिस करने हैं और जो UPSC EPFO के भी MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है दोनों के MCQs में, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये बैठकर थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला, एक चीज आपको ये एक और करनी है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये सिलेबस आपको करना है। दूसरा आपको MCQ देखना है। तीसरा आपको डेट्स मैच करनी है, यानी आपको ये काउंट करना है कि मेरे पास कितने दिन है। जैसे आप RBI की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी SSC के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर आपका मान लीजिए है अगस्त में। ठीक है, वो पेपर आपका है अगस्त में और आपका ये जो EPFO है वो है जुलाई में। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि कितने महीने मेरे एक पेपर को रहते हैं, कितने महीने मेरे दूसरे पेपर को रहते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हमारा मार्च चल रहा है तो चलो मार्च मैं हटा भी दूं तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है, यही 3 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर मेरे पास 5 महीने हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, मैं पहले इस वाले पेपर पर ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि एक बार ये क्लियर हो जाता है तो मेरे पास 2 महीने और होंगे उस पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए, आप आराम से बैठ के चीजों को लिखिए, परखिए, थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से जांचिए, क्वेश्चंस को अच्छे से जांचिए कि कितनी सिमिलैरिटी है, कितना डिफरेंट है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सेम भी हैं और डिफरेंट भी है। ठीक है, और उससे सिलेबस से बेहतर जो है कोई भी हमारा सोर्स नहीं हो सकता जिससे हम ये जांच सकते हैं। तो ये आपका तरीका होने वाला है और मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी जिस तरीके से हमारे देश में अभी एम्प्लॉयमेंट का जो एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी पेपर की तैयारी कर भी रहे हैं ना और दूसरा फॉर्म निकल आता है मान लीजिए अचानक से, और उस फॉर्म में 50% आपका सेम सिलेबस है, 50% आप जिस भी मान लीजिए बैंक की या SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो EPFO है या कोई भी और एग्जाम आ गया वो 50% सिमिलर है आपके उस पेपर से जो आप ऑलरेडी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला पेपर जो नया फॉर्म आता है वो जरूर देना चाहिए क्योंकि 50% तो तैयारी आपकी ऑलरेडी हो रखी है। आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी 50% करनी है जो आपको जरूर करनी चाहिए। आखिरकार बहुत बहुत बड़ी बात है, एक जॉब की आपकी बात है जो आई एम श्योर आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो इंडिपेंडेंसी की हमें सबको जरूरत होती है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही कैटेगरीज के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। अब EPFO की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हम उसी की एक बार फटाफट बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो है हमारा इसमें सिलेबस होता है या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। आई एम श्योर ये आपको डेट्स वगैरह पता होंगी, कब से कब तक जो है
यहाँ पर फॉर्म भरा जाना है। अगर नहीं पता, ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से आराम से तसल्ली से बैठ के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जिस चीज़ की बात यहाँ पर करना चाहती हूँ वो ये है, सिलेबस या एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, अगर एग्जाम पैटर्न या एग्जाम की बात करें तो 2 घंटे का हमारा पेपर होगा। जनरली यूपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं 2 घंटे के होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये कॉमन सा ही पैटर्न होता है सारे यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे यानी एमसीक्यू होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको सही करना होगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है यहाँ पर दोनों ही मीडियम आपका मिल जाता है। ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं वो तो इंग्लिश में ही मिलेंगे। चलिए सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अगर आप ऑलरेडी किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप वहां पर इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के सवाल भी आसान आते हैं, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा बड़ी समस्या आपके लिए नहीं होने वाला है। आपकी तैयारी कहीं ना कहीं इंग्लिश की पहले से ही है। बात कर लेते हैं उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना होता है। अगेन, अगर आप किसी एसएससी, बैंक, रेगुलेटरी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सब में ही क्वांट और रीजनिंग आता है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग के साथ ही आजकल कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी पूछने लगे हैं, तो इन दोनों की भी कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस होती है। देखना सिर्फ ये है आपको कि ईपीएफओ में कैसे सवाल आ रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो कितना अलग है ईपीएफओ से, और उस हिसाब से थोड़ा सा ढलना है। बाकी बेस आपका बना हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप कॉलेज से अभी पास आउट हुए हैं तो भी ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आने वाले हैं इससे। ठीक है, अगर आपको एक अंदाजा लेना है पीए के कैसे पेपर आते हैं, एक तो हम करवा देंगे उसको यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर इसी चैनल पर जहां पर आप ये सेशन देख रहे हैं, मंडे से हम सारे ही टीचर्स जो हैं फ्री में सेशंस लेकर आने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के नाम से। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रैक्टिस सेट जो है आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, ये है मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स बेसिकली करवाने वाली हूँ। देखिए जनरल अवेयरनेस का कभी भी कोई भी जो एग्जाम, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी भी खुल के मतलब नहीं बताती है, कभी भी डिटेल्ड हमारा सिलेबस नहीं दिया जाता है। बट क्योंकि हमने इतने सारे एग्जाम्स देख लिए हैं, क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, तो हमें पता है जनरल अवेयरनेस जो है हमेशा करंट अफेयर ओरिएंटेड होती है, यानी करंट में जो चीजें चल रही हैं वो ही आती हैं। अब करंट में किसी भी एरिया से हो सकता है, करंट में हो सकता है आपका कोई इंटरनेशनल रिलेशन कुछ चल रहा हो, जैसे अभी मान लीजिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, उसके बारे में एक सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, उसके अलावा आपका गवर्नमेंट स्कीम, कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम चल रही हो, वहां से कोई भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। कोई भी रिपोर्ट एंड इंडाइसेस आपके पूछे जा सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर्स आपके पूछे जा सकते हैं, यानी हमारे देश में क्या कुछ चीजें चल रही हैं। ठीक है, उसके अलग अलग एंगल्स पूछे जा सकते हैं, उसका एक पॉलिटी वाला एंगल पूछा जा सकता है। अगर मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है और जो आजकल चल भी रहा है इलेक्शन, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई सवाल आ सकता है, इलेक्शंस पे कोई सवाल आ सकता है। इस तरीके से जो है यहाँ पर सवाल आ सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी सवाल आ सकता है। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, नेशनल वाले यानी हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, हमारे देश की ज्योग्राफी, हमारे देश का एनवायरमेंट हमारा इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। जैसे COP 28 की मीटिंग हुई, नेक्स्ट मीटिंग जो पिछली वाली मीटिंग हुई थी COP 27, COP 26, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा करंट अफेयर्स में जो जितनी भी सारी चीजें होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स मैं आपको एक मंथली मैगजीन देने वाली हूँ, जहां पर हर महीने का करंट अफेयर उस मैगजीन में मैं आपको डाल देने वाली हूँ। ये सारी ही चीजें वहां पर होंगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ मैं आपको सोसाइटी भी कराने वाली हूँ, थोड़े सोशल जस्टिस वाले और सोसाइटी और डेवलपमेंट वाले सवाल भी आते हैं, तो वो भी मैं इंक्लूड करवाऊंगी। उसमें मेजरली गवर्नमेंट स्कीम्स हम करते हैं, गवर्नमेंट सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स रहते हैं, सरकार की जितनी भी नई चीजें रहती हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ये मैं आपको करवाने वाली हूँ। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया। बट अच्छी बात पता है क्या है, करंट अफेयर एक इतना बड़ा सर्कल है, ये जो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है ना, ये सारी चीजें ट्रस्ट मी करंट अफेयर्स के अंदर ही आ जाएंगी। अगर आपने मेरी वो सिर्फ एक मंथली मैगजीन पढ़ ली तो उसी में ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी करंट पर्सपेक्टिव से।
ठीक है। सो आपको सिर्फ एक वो मंथली मैगजीन पढ़नी है, हर महीने की एक एक मैगजीन मैं आपको दे दूंगी, सिर्फ उसको पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है आपको जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि अड्डा 20 हम लोग आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो यूट्यूब पे हम लोग जो आपको फ्री में सेशंस देने वाले हैं वो मंडे से शुरू हो जाएंगे, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग दिन पर आएंगे। जैसे मैं आपका यहाँ पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यानी ऑल्टरनेट डेज पे सेशंस लेने वाली हूँ। 1-1 घंटे का सेशन होगा, 2 से 3 बजे मैं ये क्लास लेने वाली हूँ, लाइव क्लास में लूंगी यहाँ पर, ताकि आप अपने डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, बहुत सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, बट जो मैंने मंथली मैगजीन की बात की है वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी पेड क्लासेस में। पेड क्लासेस कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जाना है अड्डा 24/7 के ऐप पर। सबसे पहले ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप के बहुत सारे फायदे हैं, सारे लेक्चर्स वहीं मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी भी चीज़ में एनरोल करना हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। रेगुलेटरी बॉडीज पे क्लिक कर दीजिएगा, यूपीएससी ईपीएफओ पर क्लिक कर दीजिएगा। ये बैच आपको यहाँ पर दिखेगा, हम 5 टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर हूँ, करंट अफेयर्स आपको करवाने वाली हूँ। बैच हमारा 28 मार्च से शुरू होने वाला है। मैं चाहती हूँ आप अभी से एनरोल कर लीजिए और यूट्यूब की क्लासेस ले लीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप जो है आप यहाँ पर एनरोल ना कर पाएं। राइट, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आप वो सारी यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। स्टडी प्लान भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टडी प्लान का मतलब है कौन सा टीचर कब क्या पढ़ाने वाला है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो यहीं पर मैं आपको वो मंथली मैगजीन प्रोवाइड करूंगी जिससे बाहर आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है। इसमें एनरोल करने के लिए आपको एक स्पेशल कोड यूज करना पड़ेगा। वो स्पेशल कोड है Y674। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पर 2299 का ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। Y674 जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कैसे वो मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम से। ठीक है, मेरा टेलीग्राम मैं दोबारा से बता देती हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है पिंकी CA यानी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और अगर आपके कोई और डाउट रहते हैं, ठीक है, कुछ प्रेपरेशन में किसी और तरीके से आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं इस टेलीग्राम पर। आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन ने आपकी मदद की होगी। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम तो है ही, आप मुझसे यहाँ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।